हाँ तो देखिए बेटा, अपनी पढ़ता हम लोगों ने व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा था, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गणितीय विश्लेषण। आज इसके बाद में आज हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई डाल लीजिए हेडिंग, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है, इसमें सबसे पहले चित्र बना लीजिए आप। बना लीजिए चित्र, इस चित्र को बना लीजिए। ये यहाँ तक है ना, यही कैसे खत्म होगा, आगे तक भी यहाँ पर
हाँ तो बेटा बन गया होगा आपका चित्र। इसके बाद देखिए यज्ञ के द्विसलिट है। अब इसके बाद देखिए यज्ञ के द्विसलिट प्रयोग, यज्ञ के द्विसलिट प्रयोग, द्विसलिट प्रयोग में, यज्ञ के द्विसलिट प्रयोग में चमकीली एवं काली तरंगें एक समान अंतराल पर प्राप्त होती हैं, पर प्राप्त होती हैं। दो क्रमागत चमकीली व दो क्रमागत काली, दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात अथवा लिख लो, अर्थात लिखा, अथवा फ्रिंजों के मध्य अंतराल को, अथवा फ्रिंजों के मध्य अंतराल को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, माना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, माना एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके समांतर तथा समान दूरी, जिसके समांतर तथा समान दूरी पर दो स्रोत S1 व S2 हैं, जिनके मध्य दूरी स्मॉल डी, जिनके मध्य दूरी स्मॉल डी है। इन स्लिटों से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा स्थित है, एक पर्दा स्थित है जहां व्यतिकरण प्रारूप का अध्ययन करना है। पर्दे के केंद्र पर पहुंचने वाली, पर्दे के केंद्र पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कालांतर शून्य होता है। शून्य होता है जिससे पर्दे के केंद्र पर चमकीली पुंज प्राप्त होती है, चमकीली पुंज प्राप्त होती है।
तथा स्लिटों से पर्दे के बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा x है। अब देखिए यहां से S ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब इसके आगे हमारा कौन सा एक अन्य पर्दा हमारा यहां पर स्थित करते हैं, जिसमें दो रेखा छिद्र S1 व S2 कर देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों S1 व S2 है S के समांतर हैं, और ये S1 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। अब यहां से और यहां से यानी कि S1 व S2 से चलने वाली प्रकाश किरणें पर्दे के बिंदु केंद्र पर यानी कि बिंदु O पर मिलती हैं, तो यहां पर क्या होगी, कलांतर कैसा होगा, शून्य, क्योंकि यहां से यहां तक भी दूरी तय कर समान करेगी, यहां से यहां भी दूरी समान दूरी तय करती है। इसलिए यहां पर हमारा कौन सा नहीं, जब कलांतर शून्य है तो इनके मध्य हमारा कौन सा चमकीली फ्रिंज यानी कि दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो चमकीली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज, और काली रेखाओं को क्या कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब इस पर्दे के केंद्र से हमारा जिसके y दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया P, तो देखिए यहां से बिंदु P से भी हमारे S1 से चलने वाली प्रकाश किरण को बिंदु P पहुंचने में x दूरी तय करनी पड़ती है, परंतु S2 से जाने पर इसको x प्लस डेल्टा x दूरी तय करनी पड़ती है। अर्थात इन दोनों के पथों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस x बराबर किसके आ गया, डेल्टा x, यानी कि पथांतर का मान कितना हो गया, x डेल्टा x के हो गया। तो पथांतर बराबर आप यहां से ले लेंगे, कितना आ जाएगा, डेल्टा x हो तो डेल्टा x बराबर कितना जाएगा, यानी कि इस पथ का अंतर माइन इन दोनों पथों का अंतर यानी कितना जाएगा, S2p माइनस S1p के, तो यहां पर आपका आ जाएगा S2p माइनस S1p के, S1p के बराबर किसके आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का पथों का अंतर जो होगा बराबर आएगा S2a के। समीकरण नंबर इसे डाल दिया a, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो कैपिटल D का मान है वो स्मॉल d की तुलना में कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो यहां पर S1p व S2p को परस्पर कैसा मान लेते हैं, समांतर। कब समांतर मानेंगे, जब कैपिटल D का मान स्मॉल d की तुलना में बहुत अधिक हो। तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख दीजिए, यदि कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d है तो S1p व S2p को समांतर मानते हैं, समांतर मानते हैं।
S1P व S2P पर डाला गया लंब S1A है चूंकि स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D, स्मॉल d इज लेस देन कैपिटल D हो तो S2P पर डाला गया लंब, S2P पर डाला गया लंब S1A CP पर भी लंब होगा, CP पर भी लंब होगा। ठीक है, अब CP पर भी लंब हो गया, यानी कि इस पर भी ये लंब है। ठीक है, जब ये लंब है तो ये कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण S1A बराबर आ जाएगा कोण PCO के, बराबर किसके आएगा, थीटा के। अब देखिए ये कोण दोनों आपस में जब बराबर हो गए, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। असमरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां से लिख लीजिए, इसलिए त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO समरूप हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद समरूप हैं। नोट हो गया होगा बेटा। अब देखिए त्रिभुज PCO में, किसमें ले रहे हैं, PCO में tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। यहां से कितना आ जाएगा, y अपॉन कैपिटल D के, y अपॉन किसके आ जाएगा, कैपिटल D के। या फिर यहां पे लिख सकते थे, कितना लिखना तो लंब को लिख देते OP बटे CO बराबर y अपॉन D। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ले लीजिए त्रिभुज S1 S2A में साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। यहां से आ जाएगा S2A बटे S1 S2A। तो S2A का मान किसके आपका नहीं, डेल्टा x के, डेल्टा x अपॉन किसके आ जाएगा, स्मॉल d के। समीकरण नंबर आपका आ गया कितना, 3। समीकरण नंबर आ गया 3।
अब देखिए ये जो डेल्टा एक्स का मान है वो डेल्टा एक्स का ये जो मान है कैपिटल डी की तुलना में बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। तो यहां पर लिख देंगे डेल्टा एक्स का मान कैपिटल डी की तुलना में बहुत सूक्ष्म होगा, इसलिए थीटा का मान भी बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। यानी कि थीटा का मान भी बहुत सूक्ष्म होगा। जब थीटा का मान बहुत सूक्ष्म है तो किसके आ जाएगा, tan थीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, थीटा के, तथा sin थीटा बराबर लगभग बराबर होगा किसके, थीटा के। यानी कि दोनों मान आपस में किसके आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो जब ये दोनों मान आपस में बराबर है तो यहां से कितना आ जाएगा, tan थीटा लगभग बराबर होगा यानी किसके, sin थीटा के। जब tan थीटा बराबर sin थीटा के आ गया तो इनके मान उठाकर यहां से रख दीजिए। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन कैपिटल D बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा x अपॉन स्मॉल d के, डेल्टा x अपॉन किसके आ जाएगा, स्मॉल d के। अब यहाँ पे नहीं किसका पथांतर का मान निकाल लीजिए किसके, डेल्टा x का। तो d का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा x बराबर किसके आ जाएगा, स्मॉल d y अपॉन कैपिटल D के। समीकरण नंबर इसे दे दिया हमने 4। समीकरण नंबर कितना दे दिया, 4। समीकरण नंबर 4 आ गया। अब देखिए समीकरण जो एक आपने निकाला था वो किसका निकाला था मान, पथांतर का मान। तो यहां से हम लिख देंगे किसके, समीकरण 1 व 4 से पथांतर H2A बराबर किसके था, डेल्टा x बराबर आ जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के। ये आ गया। इसे भी समीकरण दे दीजिए। समीकरण नंबर आपका आ गया 5, नोट कर लीजिए। तो ये आपका आ गया पथांतर का मान आया है, आपने इसका मान निकाल लिया पथांतर का। अब पथांतर के बाद में मान लेते हैं सपोज दैट कि बिंदु P पर एनिमी चमकीली फ्रिंज बन रही है। चमकीली बनेगी या फिर आपकी नी कौन सी बनेगी, चमकीली या फिर काली। ठीक है, अगर चमकीली बन रही तो दीप्त फ्रिंज मानेंगे और अगर काली बन रही है तो अदीप्त फ्रिंज मान लेंगे। तो चमकीली भी बनने की कंडीशन है और काली भी बनने की कंडीशन है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। तो पहले हम मान लेते हैं चमकीली बन रही है, फिर उसके बाद हम लोग मानते हैं कि काली बन रही है बिंदु P पर। तो देखिए इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए तो यदि पर्दे
के बिंदु P पर एनमी चमकीली फ्रिंज बन रही है। तो अब एनमी चमकीली फ्रिंज बन रही है, चमकीली यानी कि तीव्रता का मान अधिकतम होगा, तीव्रता का मान अधिकतम होगा। और अधिकतम तीव्रता मतलब संपोषी व्यतिकरण, तो संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है, संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होता है। तो देखिए यदि प्रत्येक के बिंदु P पर यानी कि एनमी चमकीली फ्रिंज बन रही है तो हमने बताया था यानी कि तीव्रता अधिकतम होगी। अधिकतम तीव्रता जब होती है तो वहां पर बनता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पथांतर का मान मैंने बताया था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा डॉट 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 n लैम्डा। जनरली एनवी तरंग के लिए हमने कितना बताया था n लैम्डा। तो देखिए अब इसका मान किसका आ जाएगा, पथांतर का मान। तो अब आप यहां पर आ जाएगा डेल्टा x बराबर आ जाएगा n लैम्डा के। अब ये आ गया आपका समीकरण नंबर कितना आ गया 6। समीकरण नंबर कितना गया 6। समीकरण 6 और समीकरण 5 से देखिए तो यहां पर ले लेते हैं कितना आ जाएगा। तो यहां डेल्टा x का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 5 से कितना आ जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर आ गया n लैम्डा के। तो y किसके एनिमी फ्रिंज के लिए है, एनिमी वो भी कौन सी है, चमकीली। चमकीली का मतलब हो गया ब्राइट, ब्राइट के लिए हम लिख देते हैं यहां पर b। तो यहां से कितना आ जाएगा n लैम्डा, ये d का और मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहां पर इसको दे दिया समीकरण नंबर 7। ठीक है। इसी प्रकार एनमी निकाल लिया n+1 मी चमकीली फ्रिंज के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए तो कितना हो जाएगा, तब यहां पे आ जाएगा ऐसे ही मान आ जाएगा, केवल n के स्थान पर n+1 हो जाएगा। तो n+1 इंटू हमारे किसके आ जाएगा b बराबर आ जाएगा n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 8। समीकरण हमारा किसके आ गया 8। अब दो क्रमागत n+1 दो क्रमागत हो गए। दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये पथांतर का मान ध्यान रखिएगा। तो पथांतर का मान यहां पर जब लिख देते हैं H2A बराबर किसके आ जाएगा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये समीकरण नंबर है 5। समीकरण नंबर है 5। अब इसके बाद देखिए तो फ्रिंज की चौड़ाई, इसे किससे फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई भी तो ज्ञात करना हमें। तो बीटा बराबर किसके आ जाएगा yn+1 माइनस yn बीटा। बी का मतलब हो गया ब्राइट। अब इनके मान रख के सॉल्व कर दीजिए।
अब इनके मान रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कॉमन ले लीजिए, n+1 -1, तो यहां पर देखिए मान कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए यहां पर मान आपका नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो बीटा बराबर आपका आ जाएगा किसके, y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, n+1 -n, n से n कट गया तो आपका बीटा बराबर आ जाएगा y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपकी आ गई फ्रिंज की चौड़ाई, इसी कहेंगे समीकरण नंबर 9 होगा ये आपकी आ गई फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखिए एन लैम्डा है, ये y लिख गया यहाँ पर, यहाँ लैम्डा होगा तो यहाँ भी आपका नहीं लैम्डा आएगा, ये लैम्डा है, y लिख गया था। नोट कर लिया होगा बेटा। देखिए अब यहाँ पर ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है आपका ये बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब देखिए यहाँ पर n और n+1, तो इसमें n नहीं आया है। क्या नहीं आया है? n, यानी कि ये जो समीकरण आपका प्राप्त हुआ है n यानी किससे क्या है? स्वतंत्र है। n से कैसा है? स्वतंत्र है। इसलिए सभी फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई इतनी ही होगी, यानी कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। तो यहां लिख लीजिए एक लाइन, उपरोक्त समीकरण या समीकरण नंबर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। समीकरण नंबर 9 या उपरोक्त समीकरण n से n स्मॉल n से स्वतंत्र है
स्मॉल एन से स्वतंत्र है, अतः सभी फ्रिंजों के लिए, सभी दीप्त फ्रिंजों के लिए, अतः सभी दीप्त फ्रिंजों या चमकीली फ्रिंजों, सभी दीप्त फ्रिंजों या चमकीली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई समान होती है, समान होती है। अब देखिए इसके बाद में नई लाइन से लिख लीजिए, यदि पर्दे के बिंदु P पर NV यदि पर्दे के बिंदु पर NV काली फ्रिंज बन रही है, तो देखिए काली फ्रिंज बन रही है, काली का मतलब हो गया कि तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। तीव्रता का मान न्यूनतम होने का मतलब हुआ विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान आपका कितना होता है, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। तो इसके लिए डॉट 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 हमने लिखा था 2n+1 λ/2 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, तब यहां से कितना आ जाएगा, पथांतर का मान डेल्टा x बराबर, तो डेल्टा x बराबर आ जाएगा 2n+1 इंटू λ/2। समीकरण नंबर आपका आ गया 10। समीकरण नंबर कितना आ गया, 10। अब देखिए समीकरण नंबर 10 का मान हमारे किसके, समीकरण 5 से ले लीजिए। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, समीकरण तो समीकरण 5 व 10 से तो देखिए कितना आ जाएगा, YD/D बराबर 2n+1 इंटू λ/2। तो y बराबर किसके आ जाएगा, 2n+1 इंटू $D/2D के आ गया, 2D के आ गया। ठीक है, ये एनवी कौन सी है, काली फ्रिंज। काली का मतलब हो गया डार्क, तो एनवी है तो यहां पर लिख दिया YN। और कौन सी है, काली, काली के लिए लिख देते हैं डार्क D। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर हो गया आपका 11। ठीक है, इसी प्रकार n+1 V काली, n+1 V काली फ्रिंज के लिए, काली फ्रिंज के लिए कितना आ जाएगा, YN+1 इंटू D बराबर 2n+3 अपॉन λ/D/2D। समीकरण नंबर आपका आ गया 12। समीकरण नंबर आ गया कितना, 12। ठीक है, तो दो क्रमागत काली या अदित्य, तो यहां पर फिर से लिख देंगे हम किसके, दो क्रमागत काली, यानी इसी को हम लिखते हैं अदित्य। दो क्रमागत काली अदित्य फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई
फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, तो कितना आ जाएगा, बीटा n+1, यहां पर आ जाएगा आपका नहीं केवल d, यहां भी आपका आ जाएगा d का मान। अब इनके मान जरा चेंज हो जाएंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, अब इनके मान यहां पे रख दीजिए समीकरण नंबर इसके 11 और 12 से। तो कितना आ जाएगा, 2n+3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D और माइनस कितना आ जाएगा 2n+1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां पे 2D और आ जाएगा 2n+3 और माइनस आ जाएगा 2n-1, तो कितना आ जाएगा 2 और 2, कितना आ गया। अब इसके बाद में यहां पर लिख देते हैं, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बराबर आपका आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 13। नोट कर लीजिए इसको बेटा। तो देखिए बेटे, ये भी n से स्वतंत्र है, तो सभी अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी फ्रिंज चौड़ाई का मान समान होगा। तो यहां पर लिख लीजिए, एक लाइन बेटा नोट कर लिया होगा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण स्मॉल n से स्वतंत्र है, इसलिए सभी अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान होगी। फिर नई लाइन से लिख लीजिए बेटा, समीकरण
तो देखिए समीकरण कौन कौन सा था, पहला हमने निकाला था समीकरण नंबर 9 में, समीकरण नंबर 9 हुआ 13, समीकरण नंबर 9 हुआ 13 से स्पष्ट है कि काली व चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी अथवा फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है। तो ये थी आपकी बेटा व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, आपने भी पढ़ा। अब इसके बाद में देखिए कोणीय फ्रिंज किन्हें कहते हैं, तो डाल लीजिए हेडिंग कोणीय फ्रिंज। कोणीय फ्रिंज, तो देखिए जो फ्रिंजों की चौड़ाई प्राप्त हुई थी, फ्रिंजों की चौड़ाई तथा स्लिट से पर्दे तक के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दे तक की दूरी के अनुपात को कोणीय फ्रिंज कहते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई तथा स्लिट से, यानी कि S1 व S2 जो स्लिटें प्राप्त थी, आपकी स्लिटें थी, वहां से पर्दे तक की दूरी कितनी मानी थी आपने, कैपिटल D के अनुपात को क्या कहते हैं, कोणीय फ्रिंज कहते हैं। लिख लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई, हेडिंग डाल लीजिए कोणीय फ्रिंज, इसमें लिखिए फ्रिंज की चौड़ाई तथा स्लिटों से पर्दे तक की दूरी के अनुपात को कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो देखिए जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा बराबर किसके आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे कोणीय फ्रिंज, थीटा बराबर कितना जाएगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी। बीटा का मान लिख दीजिए लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के। ये आ गई आपकी कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया होगा। अब इसके बाद में लिख लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई
फ्रिंज की चौड़ाई से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो देखिए इसमें पहला, तो देखिए यहां पर यदि स्मॉल डी और कैपिटल डी इन दोनों के मान नियत हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, लैम्डा के समानुपाती होगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए बेटे पहला पॉइंट हमारा क्या है, यदि, यहीं पर हम लिख देते हैं, यदि कैपिटल डी व स्मॉल डी के मान नियत हैं तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, लैम्डा के हो जाएगा, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा लैम्डा के। परंतु आप जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यानी कि लाल रंग रेड इज ग्रेटर देन हमारी किसकी आ जाएगी, रेड और लैम्डा वायलेट। वायलेट या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इसको नहीं क्या लिख सकते हैं, ब्लू, क्योंकि नीला रंग ज्यादा अपन लेते हैं तो ब्लू लिख लीजिए यहां पर। तो इसलिए यहां पर जो होगी आपकी रेड रंग की आपकी क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी किससे, ब्लू से। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, अब यहीं पर कैपिटल डी व लैम्डा इन दोनों को नियत कर दिया जाए तो क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यदि कैपिटल डी व लैम्डा नियत हो तो बीटा हमारा किसके आ जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी के। तो अब तीसरा पॉइंट, यदि अब इनको कर दीजिए लैम्डा और कैपिटल डी, यदि लैम्डा व स्मॉल डी नियत हो तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा कैपिटल डी के। तो इनको नोट कर लीजिए, तीनों पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, यदि समस्त प्रयोग को, चौथा पॉइंट या 4 नंबर, यदि समस्त प्रयोग को स्मॉल एन, एक मिनट, यदि समस्त प्रयोग के उपकरण को वायु के स्थान पर
वायु के स्थान पर स्मॉल एन प्रयोग अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा से घटकर लैम्डा अपॉन एन हो जाती है। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका बीटा डैश बराबर, तो बीटा डैश बराबर आपका किसके आ जाएगा, लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा डैश का यहाँ पर मान रख दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन एन इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा कैपिटल डी एन डी के, कितना आ जाएगा, एन डी के। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि बीटा। तो यहां पर आ जाएगा बीटा डैश बराबर किसके आ जाएगा, बीटा अपॉन स्मॉल एन। तो ये जो बीटा आपका है हमारा किसके आया है, ये बीटा किसमें है, वायु में, और ये है आपका माध्यम में। तो यहां पर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे बीटा माध्यम बराबर बीटा वायु अपॉन एन अपवर्तनांक की। तो नोट हो गया होगा बेटा। इसके बाद में वैल्यू डालेंगे आप श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें। देखिए आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है वो विभिन्न रंगों का हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है। विभिन्न रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिनकी तरंगदैर्घ्य परास जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। कहीं कहीं आपको नहीं 3600 से लेकर हमारा कितना यहाँ पर 7600 भी दी हुई होगी। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही हमारा किसके 100-200 एंगस्ट्रॉम का फर्क चलता रहता है। ठीक है, परंतु व्यतिकरण प्रारूप बनने के लिए
व्यतिकरण प्रारूप हमारे किसके नहीं, बनने वाली सभी फ्रिंजों की चौड़ाइयां, यानी कि सभी रंगों की फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां होंगी वो भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि सबके लिए लैम्डा के मान कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे में हमारे किसके द्विसृट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होती है, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होती है। क्यों? क्योंकि सभी फ्रिंजों के लिए यानी कि केंद्र पर स्लिटों S1 व S2 से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर का मान 0 होगा। इसलिए पर्दे के केंद्र पर सदैव आपको कैसी, यानी कि श्वेत फ्रिंज यानी कि चमकीली फ्रिंज ही बनती है। तो लिख लीजिए, इसमें हेडिंग डाल दिया होगा आपने। श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है, कई रंगों से मिलकर बना होता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। सभी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों से पर्दे पर बनने वाले व्यतिकरण प्रारूप में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे प्रकाश के लिए द्विसृट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत होती है, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंजों की स्थिति पर स्रोतों S1 व S2 से पहुंचने वाली सभी तरंगों के लिए पथांतर 0 होता है। अतः
सभी रंगों के लिए, अतः सभी रंगों की, ऐसे लिखो, सभी रंगों की केंद्रीय फ्रिंजें एक ही स्थिति में होती हैं, एक ही स्थिति में होती हैं। इसलिए केंद्रीय श्वेत फ्रिंज प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, केंद्रीय श्वेत फ्रिंज लिखना, केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के किसी भी ओर सबसे समीप लाल तथा सबसे दूर बैंगनी रंग की फ्रिंज बनती है। बैंगनी रंग की फ्रिंज बनती है। इसके उपरांत उच्च क्रमों की फ्रिंजों के स्थान पर कोई स्पष्ट फ्रिंज प्रतिरूप दिखाई नहीं देता है। यह लगभग समान प्रदीप्त होता है। यह लगभग समान प्रदीप्त होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भिन्न रंगों की तरंगों का अति व्यापन होता है। श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण का इस गुण का उपयोग केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए लिया जाता है।
ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए सभी चमकीली फ्रिंजें एक समान तीव्रता व एक समान चौड़ाई की होने के कारण पर्दे पर कौन सी फ्रिंज केंद्रीय है यह ज्ञात करना कठिन होता है। अतः श्वेत प्रकाश का उपयोग कर केंद्रीय श्वेत प्रकाश की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब इसके पश्चात में हम लोग पढ़ते हैं विवर्तन। जो हम लोग इसको पढ़ेंगे विवर्तन यानी कि प्रकाश का विवर्तन किसे होता है और भी चीजें और विवर्तन कितने प्रकार का होता है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।